सज्जनों नमस्कार। आप सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हैं दार्जिलिंग के होटल संग्रीला रीजेंसी में, जहां हम देर शाम को यहाँ पहुँचे थे, लेकिन रास्ते में गंगटोक से आते हुए हमने कई अच्छी चीज़ देखी। ये है तीस्ता रिवर, जो कि पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गंगा सिक्किम से हमारे साथ चली थी और लास्ट में गंगा से मिल जाती है। नदी के किनारे सैकड़ों की संख्या में टेंट दिखाई दे रहे हैं, जहां पर्यटक वन्य जीवन का आनंद लेते हुए अपनी रात्रि गुजार सकते हैं। और अब बात करते हैं दार्जिलिंग की। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ अपने होटल की 4th फ्लोर पर ब्रेकफास्ट के लिए, और ये बर्फ़ से ढकी हुई अप्रैल के महीने में, जहाँ हमारे गर्मी से एरिया त्रस्त है, यहाँ ठंडी ठंड है। इस होटल में, इस क्षेत्र में पुराने समय में इस्तेमाल प्रयोग होने वाले बर्तनों को बड़े अच्छे से सजा रखा है, और यहाँ पुस्तकें भी उपलब्ध हैं कि पर्यटक अगर बाहर बर्फबारी हो रही है या बारिश हो रही है तो यह अंदर कर भी अपना समय अच्छे से बिता सकता है। अब नाश्ता करने पश्चात समय हो गया है कि इन सुंदर बर्फ से ढकी हुई चोटियों को बाहर जाके देखें, इसलिए हम आ गए हैं पीस पगोडा यानी शांति स्तूप, जिसे जापानी मंदिर भी कहा जाता है। बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, शांति और शानदार घने वन, ये है दार्जिलिंग। जापानी टेम्पल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी कार्विंग्स की हुई है। बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, और ऊपर से ऑक्सीजन की भी यहाँ कमी हो चाहिए अधिक होने कारण, इसलिए सांस चढ़ना लाजमी है। महात्मा बुद्ध मेडिटेशन समाधि शांति स्तूप है दार्जिलिंग स्थित। घने वृक्ष वन, सामने नीचे भी पर्यटकों का आगमन लगातार है, बहुत बढ़िया है। ये गौतम बुद्ध का धर्म प्रचार मेडिटेशन। सज्जनों, जगन्नाथपुरी की यात्रा में भुवनेश्वर के पास कलिंगा के मैदान में भी हमने ऐसा ही जापानी मंदिर सेम इसी संरचना का देखा था। इन्हें शांति स्तूप कहा जाता है क्योंकि ये एक जापानी भिक्षु फ्यूजी ने नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिराए थे, उसके विरोध में भारत में शांति स्तूपों का निर्माण किया गया। राजगीर बिहार, वैशाली बिहार, लद्दाख में भी ये ऐसा ही शांति स्तूप है। चाय के सुंदर बगान, पूरी पहाड़ी ढकी हुई। दार्जिलिंग चाय जिसके लिए विख्यात है, चाय के बागानों के लिए लोकल जो है कैसे चुगते हैं। लगभग 10 मिनट के ड्राइव के बाद हम पहुंचे हैं। ये है दार्जिलिंग का एक और सुंदर आकर्षण, हैप्पी वैली सिंस 1854। सी स्मेल टेस्ट द फ्रेश टीज ऑफ। चाय कैसी बनती है कैसे नहीं, ये सारा कुछ इसमें बताया जाता है। ये फैक्ट्री है और बताने की प्रोसेस है। टिकट काउंटर पर पर्सन 100 रुपीज़। ये चाय के बागान है। ये हैप्पी वैली दार्जिलिंग के टी बागान, इनके अंदर विचरण करते हैं टूरिस्ट। फिलहाल ये बंद है। चाय की पत्ती से चाय कैसे बनती है वो हमने धर्मशाला हिमाचल में देखी थी। अब हम जाएंगे विश्व धरोहर देखने। यह है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन और सबसे पतली छोटी नैरो गेज की लाइन। ट्रेन अभी आएंगी। इंजन खड़े हैं वहाँ, स्टीम इंजन खड़े हैं उस साइड, और अद्भुत है ये सारा दृश्य है। यहाँ पार्किंग फैसिलिटी नहीं है, बच्चे गए हैं अंदर। उनके आने के बाद मैं जाऊंगा स्टेशन पर और दिखाऊंगा 135 साल पुरानी इस धरोहर को। दिस इज दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, एस्टेब्लिश्ड इन 1881, वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। दुनिया सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है दार्जिलिंग। अभी दिखाता हूँ, पहले देखिए सुंदर भविष्य नज़ारा दार्जिलिंग शहर का। बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, पहाड़, आधुनिक तरीके से बनाए गए घर, और ये है स्टेशन, दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन।
शिमला कालका हेरिटेज ट्रेन 1903 में आरंभ हुई थी और ये 1881 में, यानी ये लगभग 22 साल पहले एग्जिस्ट हो गई थी। शिमला कालका ट्रेन 96 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि ये सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग 78 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये ट्रेन ही नहीं, इसका इंजन भी मिसाल है। हिंदुस्तान का एकमात्र जगह है जहाँ आज भी स्टीम इंजन यूज होते हैं। ये स्टीम इंजन है और बहुत छोटे, अद्भुत। ये रेलवे लाइन देखिए, 2 फुट की चौड़ी। दार्जिलिंग शहर गांधी जी भी आए थे अमेरिकन राइटर के साथ, साथ में मदर टेरेसा थी। अद्भुत। ये अलग अलग खंडों में इसका शहर का दृश्य नज़ारा। दार्जिलिंग में आके ट्रेन में बैठना तो नसीब में नहीं हुआ, क्योंकि टिकट काफ़ी पहले ऑनलाइन बुक हो जाती हैं, लेकिन लटकने से भला कौन रोक सकता था। इसके पश्चात अब हम जा रहे हैं रॉक गार्डन, लेकिन रास्ते में ठहरना ही पड़ा, क्योंकि हम हैं रॉक गार्डन दार्जिलिंग की पहाड़ियों में घिरे हुए, और आप देख रहे हैं ये लोकल लोग जो हैं अपना चाय के बागानों में काम कर रहे हैं, जो हम देखते हैं रूटीन में। इनके पत्ती तोड़ने और स्टोर करने की कला को देखने बच्चे भी इनके पास पहुंच गए हैं। रॉक गार्डन की एंट्री फीस थी मात्र 20 रुपये, और ये वन क्षेत्र है जहां प्राकृतिक झरने चारों तरफ से फूट रहे हैं। उनको देखने के लिए एक पगडंडी बनाई गई है, और उसके साथ साथ लिली, बोगनवेलिया, अमलतास, गुलमोहर, परिमूला आदि शानदार फूलों वाले पौधे यहाँ इसकी शोभा बढ़ाते हैं। लकड़ी और लोहे के दोनों तरह के पुल बनाए गए हैं। अब क्योंकि लंच का समय हो गया है, तो लंच करने के पश्चात देखिए धूप कितनी अच्छी लगती है। अप्रैल के महीने में भी, बशर्ते कि आप पहाड़ी क्षेत्र में हो, कुछ शानदार लम्हे कैद कर लिए हैं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।